जय हिंद दोस्तों, आज साइंस का 20 सुपरहिट क्वेश्चन देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सीजीएल में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। एडिशनल फैक्ट बताएंगे, उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा एडिशनल फैक्ट ऐसा होगा जो सीधे टपकेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए पूरा विस्तार से समझते हैं साइंस को, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। सोचें कि 20-20 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज कंटिन्यू रखें। कंप्यूटर का भी करवाएंगे, सामान्य अध्ययन का भी और झारखंड का भी कराएंगे। मतलब 110 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन और साइंस कंप्यूटर से, तो उसको हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का विकास सिंगल ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाता है। PDF हम वहीं पर दे देते हैं। ठीक है, वहीं पर PDF दे देते हैं, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से समझते चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और जो फ्रांस के थे, और एक थे ट्रेविनस। ठीक है, ट्रेविनस जो थे जर्मनी के थे। तो ट्रेविनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया था। याद रखिएगा, जीव विज्ञान जो है ना, मतलब कि बना है किससे? तो बायो। ठीक है, बायो और एक लॉजी। ठीक है, लॉजी, बायोलॉजी शब्द से बना है। बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है जीव। ठीक है, मतलब कि जीवन होता है। बायो का मतलब जीवन होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो बायो का मतलब होता है, अर्थ होता है जीवन, मतलब लाइफ। और लॉजी का मतलब आप लोग को पता होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है वो जीवों का अध्ययन, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दो चार बात हम जान लेते हैं। जैसे बायोलॉजी का अर्थ जान लिए। ठीक, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? तो उनको चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस, और उसके बाद अगर थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, और पूरा विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? अरस्तु। वही अरस्तु जो सिकंदर महान के गुरु थे, वही अरस्तु का बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब सोच लीजिए सिकंदर क्यों महान बना? क्योंकि उनका गुरु भी महान था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटू, प्लेटू का गुरु सुकरात। ठीक है, इस तरह का इतिहास में बहुत सारा चीज़ है, आपको लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हम देख लिए, जितना भी इंपॉर्टेंट बात बन सकता है यहाँ पर हम बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, कवकों का अध्ययन। और शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहलाता है ये शैवालों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, एपीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ये याद रखे रहिएगा, ये सब पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। मछली को पीस पीस में तोड़ते हैं तो पीसीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखा जाए तो मेंडल ने दिया था। मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। अब मेंडल जो है वो मटर के पौधा पर किए थे, मटर के पौधा पर ये अनुवांशिकता का सिद्धांत का मतलब एक प्रकार से रिसर्च किए थे। अब क्यों किए थे? क्योंकि इसका गुणसूत्र जो होते हैं ना मात्र 7 होता है, तो 7 गुणसूत्र बहुत कम होता है, इस पर अध्ययन करना आसानी होता है, इसीलिए ये मटर के पौधा को चुने थे। ठीक है, मेंडल। तो याद रखेंगे अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और एक है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये भी पूछता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है उसने दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने मतलब दिया था कौन सा सिद्धांत? मतलब
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्टविंग ने दिया था। ठीक है, हर्टविंग ने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, जीव द्रव्य का सिद्धांत हर्टविंग ने दिया था, और आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये सब याद रखना है, सब पूछा जाता है। और डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना होता है, डीएनए ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ना, कुल मिला के ये कुंडलित संरचना किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये सब याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके साथ साथ में 2-4 क्वेश्चन आपको लगा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? दिया किसने था? तो अभी भी बता दिए थे, कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। जैसे मानव का होता है ना, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस लिन, जो लास्ट में लिन लगा रहता है वो उस व्यक्ति का नाम रहता है जिसने उसका नाम दिया है, साइंटिफिक नेम दिया है। ठीक है, जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था तो मानव का नाम तो वही है, होमोसेपियंस लिन। तो लिन जो है तो वही लिनियस दिए थे, तो इसीलिए उनका नाम लास्ट में लगा रहता है। तो इस तरह से देखिए, आप देखेंगे मेढक का नाम है राना टिग्रिना। तो ये जो है ना, इस तरह का आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल नेम है, मतलब आप जहाँ भी जाएंगे राना टिग्रिना से समझेंगे वो मेढक ही है। ठीक है, और मतलब कि बोला जाता है कि सब जगह अलग अलग जंतुओं का अलग अलग नाम होता है, लेकिन अगर देखा जाए साइंटिफिक नेम द्विनाम पद्धति, वो विश्व में सभी जगह एक समान होता है। तो ठीक है, तो इसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये पूरी तरीका से याद रखना है। ठीक है, भूलने का नहीं। ठीक है, और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वही टेकर ने दिया था। तो वो याद रखेंगे, वही टेकर ने दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एक मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है, उसके बाद पादप, कवक और जंतु। ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 जीवधारियों का वर्गीकरण किया था किसने? वही टेकर ने किया था, वही टेकर ने किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1969 का बात है ये, और उस समय किया गया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये भी पूछता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो वही टेकर ने किया था। और कौन कौन सा था? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये पूछा जाएगा। इससे बाहर जो होगा इसका मतलब वो किंगडम में नहीं आता। 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मतलब 5 जीव वर्गीकरण। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोशिका का देखा जाए, मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, जो बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं कोशिका ऐसे है, ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर होता है वो केंद्रक होता है, और केंद्रक में जो द्रव्य भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और कोशिका में इधर जो द्रव्य भरा रहता है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। 90% जो है कोशिका में पानी भरा रहता है, और उसी में मतलब सब होता है, राइबोसोम, फिर उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ठीक है, वो सब उसी के पानी में तैरते रहता है। कहने का मतलब अगर पानी नहीं रहे कोशिका में तो आपस में सब टकरा जाएगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया टकरा जाएगा राइबोसोम से, राइबोसोम टकरा जाएगा अंतःप्राप्त द्रव्य जालिका से, ठीक है, उसके बाद सब टकरा जाएगा तो सब कोशिका मर जाएगा ना। तो इसीलिए सब अलगे अलगे रखने के लिए पानी रहता है, तो पनिया में तैरते रहता है, वो एक दूसरे से सटता उठता नहीं है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति जो होता है मानव वाला में नहीं होता। कोशिका भित्ति आदमी में हो जाता तो ऊपर वाला दबवे नहीं करेगा, स्पंज नहीं करेगा, एक जरा सा नहीं दबेगा तो दिक्कत में फंस जाएगा आदमी। ठीक है, तो वो होता है पेड़ पौधा में। देखिएगा पेड़ पौधा का ऊपरी भाग नहीं दबता है, दबता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होता है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ये बना होता है पूरी तरीका से। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है वो पूरी तरीका से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरह का स्थिति होता है
याद रखिएगा, मतलब मानव का शरीर या कोई भी जीव जंतु का शरीर या पेड़ पौधा का शरीर, पेड़ पौधा का शरीर नहीं होता, हाँ पेड़ पौधा का भी शरीर होता है। तो इस सब जो है ना बना किसका होता है, तो याद रखेंगे ये एक कोशिका से मतलब बनता है, प्रारंभ होता है, और ये जुड़ते जुड़ते खरबों कोशिका की संरचना मिलने के बाद एक जीव का निर्माण होता है जो हम लोग जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आपका 90% तक जल होता है मतलब कोशिका में। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन कभी कभी पूछेगा कोशिका में, प्रोटीन जो होता है वो 5 से देखा जाए तो 10 से 15% कोशिका में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3% होता है, लिपिड 2% होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है कि पानी कितना कितना क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपसे कोशिका से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में नहीं होता है, तो पेड़ पौधा में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली किस में होता है, तो ये दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली जो है मानव का या तो जीव जंतु का देखा जाए तो ऊपरी भाग कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि आत्मदाह की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। डी डूबे ने खोजा था, सब डुबा देता है वो। ठीक है, लाइसोसोम। जैसे आप कहीं पर मारिए, थप्पड़ मारिए तो वहाँ कोशिका मर जाती है, तो उस सब कोशिका को खा पी जाता है कौन, तो वो लाइसोसोम खा जाता है। ठीक है, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, वहीं पर प्रोटीन जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, और ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा घर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है ना सीधे सीधे याद रखेंगे। आप लोग बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये एडिशनल फैक्ट जो बताते हैं वो सीधे तौर पर याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर देखा जाए तो और बहुत सारा है, जैसे कि मांस में भी एक प्रकार से विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसीलिए कोरोना में बहुत लोग मांस खा रहा था, मांस खाने से कोई नहीं फ़ायदा होगा, वो आपको विटामिन सी देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखेंगे सूर्य, सनलाइट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें कुछ विटामिन ऐसे पाया नहीं जाता है, लेकिन डी जो है विटामिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सनलाइट जो है ना सवेरे वाला 7-8 बजे तक वो हमारे शरीर की स्किन में पड़ता है, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपका प्रोटीन और विटामिन का अंदर में हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन है, तो हार्मोन विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी हार्मोन विटामिन होता है। ठीक है, और विटामिन ई ब्यूटी विटामिन होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, सी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन मांस में नहीं पाया जाता है, तो सी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन को तलते हैं, जब कोई सब्जी को ज़्यादा देर तक तलते हैं तो कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो विटामिन जो है सी भी ख़त्म होता है और बी भी ख़त्म होता है। ठीक है, बी जो है वो भी ख़त्म होता है, सी भी ख़त्म होता है। कौन सा विटामिन जो है, तो लेकिन ज़्यादातर बी मारिएगा। और कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, तो देखिए विटामिन जो अगर देखा जाए तो आप सी और बी जो है पानी में घुल जाता है विटामिन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब जो है एडिशनल बहुत सारा चीज़ जो बताएं वो सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने विटामिन मतलब का खोज किया था, विटामिन का खोज किया था। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, स्वर्ण चावल में विटामिन ए होता है। ठीक है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, और आंवला में विटामिन सी होता है। ठीक है, आंवला खाना चाहिए आदमी को, थोड़ा शरीर ठीक रहेगा, चमकेगा और मुंडी का बाल ठीक रहेगा। ठीक है, और विटामिन बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना किसके कारण होता है, विटामिन B5 के कारण होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आदमी को दूध दही वही ये सब लेते रहना चाहिए, आंवला उवला खाते रहना चाहिए, जिससे शरीर ठीक रहेगा। ठीक है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विटामिन जो होता है ना वो मनुष्य को अर्ली एजिंग नहीं होने देता है। जैसे कि कम एज का आप दिखिएगा, बहुत एज का रहिएगा तो खाना पर वो ध्यान दीजिएगा, तो नहीं तो पता चलेगा कि नपुंसक टाइप का, पोलियो मारल टाइप का लगेगा।
जब अगर आप नहीं ये सब लीजिएगा तो पता चलेगा 25 साल का लग रहे 55 साल के। ठीक है, लड़की लोग के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सब नहीं देखते एकदम पूरा तरीका से। उसको कभी भी पूछिए तो रहेगी 35 साल का, बोलेगी कि हम तो अभी 15 साल के हैं। तो वो विटामिन ई के कारण उस तरफ बोल सकती है और आप पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन ई। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। और जैसे क्या होता है ना कि सब देखिएगा, लड़की लोग छतरी लेके चलती है गर्मी बरसात ठंडा शाम में। सनलाइट से एक मेलेनिन प्रोटीन बनता है शरीर में। अगर मेलेनिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनता है ना शरीर में तो एकदम भुचंग करिया हो जाएगा लोग। तो मेलेनिन प्रोटीन नहीं बनने दे, इसके लिए वो सब छतरी लगा के लड़कियाँ चलती है। अरे एगो स्कार्फ उसका पूरा तरीका से बांध के चलेगी, जैसे लगता है कौन सा गुंडा है, एकदम कुछ पता नहीं चलेगा कौन है सो, मतलब स्कूटी से निकलेगी। तो ये कारण क्या है कि वो सब चाहती है कि सनलाइट से मेरा स्किन बचे। सनलाइट अगर पड़ेगा तो मेलेनिन प्रोटीन बनेगा, और मेलेनिन प्रोटीन बनने से क्या होता है कि वो स्किन सब करिया हो जाएगा। अब करिया हो जाएगा तो फिर उस सबको अपना जो आदमी है पहचानने से इनकार कर दिया तो वो दिक्कत में फंस जाएगी। इसीलिए वो सब जो है पूरा तरीका से अपना मतलब पूरा छतरी पतरी लगा के चलती है गर्मी बरसात ठंडा सब में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाल गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाल गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग को परावर्तित करता है। यह लाल रंग को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो लाल कलर का दिखाई देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश में देखा जाए तो 7 रंग होता है। 7 रंग में जो रंग को परावर्तित किया जाता है ना, वही रंग उसको दिखता है। जैसे कि हमारा प्रकाश में 7 रंग दिख रहा है, अब गुलाब लाल है तो इसका मतलब वो लाल गुलाब लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हमारे आंखों पर पड़ रहा है तो हम उसको लाल कलर का देख रहे हैं। बाकी सब रंगवा को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख ले रहा है, सब रंगवा को सोख ले रहा है। तो वो कुल मिलाकर जो रंगवा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हमारे तक पहुंचा रहा है, वही रंग को दिखाई देता है। मतलब लाल रंग को लाल गुलाब दिखाई देता है। ठीक है, और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि लाल गुलाब जो है रतिया में काला क्यों दिखाई देता है, या तो काला रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो वो सब को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देता है, तो उसी के कारण वो दिखाई देता है कैसा? काला। सब रंग को सोख दिया तो काला। वो ऐसे काला कोई रंग नहीं है, सब रंगवा को सोख लिया तो वो काला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी पूछेगा कि काला चीज काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि काला रंग काला जो है ना इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के 7 रंग को वो सोख लेता है, इसलिए काला दिखाई देता है। तो गर्मी के समय में करिया कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कारण इसीलिए क्योंकि सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश का जो किरण होगा वो सब सोख लेगा उसका ड्रेस। तो पता चलेगा एक तो ऊपर का गर्मी, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गर्मी, और एक अपना जो शरीर का गर्मी, सब जो है ना अंदर घुस जाता है। तो वो आदमी गर्म से बेताब हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। इसीलिए गर्मी में नहीं पहनना चाहिए कौन सा? काला कपड़ा। ठंडा में पहनिए, ठंडवा में 7 कलर घींच लेगा और पूरा प्रकाश घींच करके आपका शरीर के अंदर में भेज देगा, तो वो ठीक है। और सफ़ेद रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? वैसे सफ़ेद रंग नहीं होता है, 7 कलर ही है जो सूर्य के प्रकाश में देखने को मिलता है। उस रेनबो जो बनता है, वो जो इंद्रधनुष बनता है, वही 7 कलर है। तो 7 कलर में ये वाइट कोई कलर नहीं है, उज्जर कोई कलर नहीं है। ठीक है, उज्जर भी बोलते हैं देहाती भाषा में, उसी को वाइट बोलते हैं, उसी को चरक बोलते हैं, उसी को सफ़ेद बोलते हैं। तो सफ़ेद कोई रंग नहीं है, वो क्या करता है? सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, सबको परावर्तित कर देता है। हमारे तक आपके तक जो पहुंचता है आंखों तक वो सब पहुंचता है, 7 रंगवा पहुंचता है। तो कुछ कुल मिला के वो वाइट दिखता है। 7 रंग जब रिफ्लेक्ट कर देता है तो वाइट दिखता है। इसीलिए गर्मी में वाइट कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि 7 कलर जो है रंग आपका जो प्रकाश में है वो आप तक पहुंचेगा, तो आपका जो वाइट कलर का शर्ट है, वाइट कलर का ड्रेस है, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो शरीर में गर्मी का एहसास कम कराता है। तो इस तरह की स्थिति देखा जाता है यहाँ पर। तो आप लोग गर्मी के समय में वाइट कपड़ा पहनिए, ठंडवा में करिया भुचंग कपड़ा पहनिए। ठीक है, एकदम मंगरेला जैसा काला वाला कपड़ा। ठीक है, ये सब चीज़ सीखिए, और ये सब पूछता भी एग्जाम में, फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, पीएच मान जो होता है इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच मान जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान होता है, इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। याद रखिएगा, सोरेनसन ने इसका खोज किया था। और देखा जाए तो पीएच मान में स्केल जो होता है 0 to देखा जाए कितना होता है? 14 होता है, जिसमें बीच में 7 होता है,
जितना आप 7 से 0 के नज़दीक जाएंगे, ठीक है, जितना 7 से 0 का नज़दीक जाएंगे तो आपका जो होता है मतलब कि अम्लीयता बढ़ते जाएगी, अम्लीयता बढ़ते जाएगी। जितना 0 के करीब आ जाएंगे उतना मतलब कि पावर रहेगा किसमें, अम्ल में, जो उतना एसिड में पावर होगा 0 के नज़दीक वाला में। आपको पता है हमारे शरीर में एक अम्ल होता है, उसको कहते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे शरीर में होता है। और यही अम्ल जो होता है सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल जो है वो यही है, ठीक है। मतलब ये आपको सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से भी पावरफुल है, पावर मतलब ये HCl, ठीक है, जो हमारे शरीर में होता है, पाचन में मदद करता है शरीर के अंदर में। आप सोचिए हम लोग देखते हैं कि आए दिन एसिड अटैक होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो कितना जलाता है शरीर को, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के अंदर कौन सा होता है, तो HCl होता है, ठीक है। लेकिन जो देखा जाए तो ये बहुत प्रबल अम्ल है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से भी प्रबल अम्ल है, ठीक है, याद रखेंगे। और जितना हम 7 से ऊपर जाते हैं, 7 से ऊपर जाते हैं मतलब 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते हैं, उधर क्षारीयता की मात्रा बढ़ते जाती है, क्षारीयता की मात्रा बढ़ते जाती है। और जो बीच में 0 पर है ये उदासीन होता है, इसमें जल इसमें आता है, उदासीन में आता है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। परमाणु मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो परमाणु मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको पता होगा, भाभा को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक केंद्र कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है, ठीक है। तो परमाणु मैन ऑफ इंडिया मतलब भाभा को कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मतलब को कहा जाता है। इनका फुल फॉर्म नाम है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आवेदीन अब्दुल कलाम, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, ठीक है। इनको मतलब भारत रत्न भी दिया गया है, शायद 1992 में दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद रोबोट मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? रोबोट मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, रोबोट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान, जो इसरो के पहले अभी जो है मतलब S सोमनाथ, इसके पहले जो है वो अध्यक्ष थे, ठीक है। S सोमनाथ अभी हैं और इसके पहले कौन थे? तो के सिवान, उनको रोबोट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रखेंगे इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है, और विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब इसीलिए स्पेस कार्यक्रम का जनक किनको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और देखा जाए तो एक टेथी थॉमस, इनको क्या कहा जाता है? महिला हैं टेथी थॉमस, ये आप लोग बताइएगा इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोजन को। भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है। जर्मनी अभी अपना ट्रेन जो है ना वो हाइड्रोजन ईंधन से चलाने लगा है, ठीक है। और ये हमारे समुद्र में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन ईंधन मिलता है, तो इससे अगर चलने लगेगा तो ये पर्यावरण का प्रदूषण जो है थोड़ा कम करेगा, नहीं करेगा कुल मिलाकर। और ये अच्छा ईंधन के रूप में देखा जाता है भविष्य के रूप में। ये देखा जाए हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस होता है, सबसे हल्का गैस होता है, लेकिन ज्वलनशील होने के कारण इसको हम मतलब वायुयान का टायर में नहीं भरते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन भर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें हीलियम भरते हैं, क्योंकि हीलियम इसके बाद सबसे हल्का है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को हम हर जगह नहीं कर सकते प्रयोग। गुब्बारा में डालेंगे तो वो फूट जाएगा, क्योंकि उसमें ये ज्वलनशील होता है। और अगर नाइट्रोजन के जगह पर अगर हम इसको डाल दें वायुयान का चक्का में, जो हवा हल्का के रूप में, तो पता चलेगा कि ये जब वायुयान नीचे उतरेगी तो रनवे पर दौड़ेगी तो पता चलेगा कि घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा, तो पता चलेगा कि जहाज़ें उलट जाएगा। तो इस तरह का बड़ी स्थिति खराब हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आने वाला समय में गाड़ी घोड़ा जितना है वो सब इसी से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, रसायन विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का पिता लेवोसियर को कहा जाता है, लेवासियोर को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये रसायन विज्ञान के पिता हैं। फिजिक्स के न्यूटन साहब हैं, फिजिक्स के न्यूटन साहब के हैं, ये याद रखेंगे। जीव विज्ञान के अभी हम बताए थे अरस्तु, ठीक है, जो सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। फिर उसके बाद जो है मतलब और इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कौन है, तो इकोनॉमिक्स के आप लोग एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे, इकोनॉमिक्स के फादर उनको बोला जाता है। और राजनीतिक शास्त्र में जो इकोनॉमिक्स है उसका जो है वो कौन कहा जाता है, जनक, तो याद रखेंगे किनको कहा जाता है, तो वो आप लोग को पता होगा, मतलब कि चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है। वो है अर्थशास्त्र का बुक नहीं, वो है किसका, पॉलिटी का बुक। ये सब इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे। ज्योग्राफी के जनक किसको कहा जाता है, और फिर उसके बाद हिस्ट्री का जनक किनको कहा जाता है, ये आप लोग लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ठोस। देखा जाए ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कपूर जलाइएगा, नेफ्थलीन, ये सब को जलाइएगा ना तो सीधा जलाइएगा तो ठोस रहेगा, उसके बाद सीधे मतलब गैस में परिवर्तित हो जाएगा, बीच में द्रव्य नहीं बनता है वो, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, ठोस से सीधे द्रव्य में बनना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा, विद्युत। देखा जाए विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से कभी जनरेटर पूछेगा, जनरेटर क्या करता है, तो वो आंतरिक ऊर्जा खुद बनाता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जैसे मोटर में क्या होता है कि हम जब स्विच देते हैं, मतलब विद्युत देते हैं, तब वो चलना चालू करता है और आंतरिक ऊर्जा बनाता है, तो उसको कहते हैं विद्युत मोटर। लेकिन जब जनरेटर में देखेंगे तो जनरेटर खुद स्टार्ट कीजिए तो अपने अंदर में वो क्या बनाएगा, मतलब कि ऊर्जा बनाएगा और उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके देता है। तो वो उल्टा होता है, विद्युत मोटर का उल्टा होता है, मतलब जनरेटर, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से आपसे पूछेगा सौर प्लेट होता है, वो आपका देखा जाए तो एक प्रकार से क्या करता है वो आप लोग बताइएगा, सौर प्लेट। इसी तरह से ढिबरी उबरी में जलता हुआ देखेंगे रोशनी, तो वो आपका कैसे काम करता है वो बताइएगा। बल्ब कैसे काम करता है बताइएगा, वो तो विद्युत ऊर्जा लेता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इस तरह से सोलर प्लेट किस तरह से कार्य करता है वो बताइएगा जरूर, क्योंकि वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप फसल लगाते हैं तो उसको फसल विविधीकरण के तहत लगाना चाहिए, मतलब बदल बदल के लगाना चाहिए, जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो खेत बहुत ज़्यादा आप गेहूँ चावल ये सब लगाए हैं, उसमें एक बार आप बीच में चना लगा दीजिए, तो चना लगाने से जो होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है थोड़ा बढ़ जाता है ज़मीन में, और इससे क्या होता है कि ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ता है। इसीलिए बीच में दलहनी फसल लगाना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल लगाने से उसका उर्वरा शक्ति ज़मीन का बढ़ता है, ठीक है। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि जो जहाँ पर नाइट्रेट नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है पौधे को, वहाँ पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि ऐसे खुला रहेगा मुंह, मतलब ऐसे खुला रहता है मुंह, यहाँ कोई कीट पतंग गया अंदर तो ये बंद हो जाता है, और इसमें जितना भी नाइट्रोजन होता है उस जीव में उसको खींच लेता है पौधा, और उस तरह से नाइट्रोजन लेता है, उसको कहते हैं कीटभक्षी पौधे। जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रेट की मात्रा कम होती है, वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मंकी पॉक्स, अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है मंकी पॉक्स। ये क्या डिजीज़ है, ये जानवरों से फैलता है। मंकी पॉक्स डिजीज़ जो है जानवरों से फैलता है, ये याद रखेंगे। जो आप देखेंगे चूहा भी इसमें आ जाएगा शामिल। मंकी बंदर उंदर से संपर्क में आने से, चूहा के संपर्क, उसका खाना उना जैसे चूहा उठा दिया खा लिए, तो उस तरह का डिजीज़। ये जो जानवरों का खाना उना जो दूषित खाना होता है, आप छूते हैं नहीं खाते हैं, तो उस तरह का स्थिति में ये बीमारी होता है। इससे बचने का चीज़ है, मतलब जानवर अगर इस तरह का स्थिति करता है तो थोड़ा दूर रहिए उस सबसे। और दूसरा नंबर में डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अगर कोई भी लक्षण, मतलब तेज़ बुखार, लंबे समय तक का बुखार, इस तरह का अगर स्थिति देखा जाता है तो आप मिलिए।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, लिंग निर्धारण जो होता है वो किससे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। पुरुष का क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारण। देखिए जैसे क्या होता है ना कि मतलब देखा जाए कैसे, हम सिंपली बता देते हैं कि जब यहाँ पर लिंग का निर्धारण की बात होता है तो एक स्थिति देखा जाए, लिंग निर्धारण हम बता रहे हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिला को जो है अपमान किया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन दोषी रहता है पुरुष। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि एक फीमेल जो होती हैं, फीमेल में XX यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और मेल जो कैंडिडेट होता है मेल, इसमें X होता है और Y होता है। अगर यहाँ पर आप देखिए फीमेल वाला तो हमेशा X आएगा, फीमेल वाला X आएगा तो ये X आ गया। अगर मेल से भी X से आया तो ये लड़की बन जाएगी, मतलब फीमेल लड़की बनेगी। और अगर यहाँ पर ये Y आ गया लड़का से और यहाँ तो फीमेल से X से आएगा, तो यहाँ से X आया तो XY हुआ तो ये लड़का बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये सारा लिंग का निर्धारण मेल का यहाँ पर क्रोमोसोम के द्वारा होता है, मेल के गुणसूत्र के द्वारा होता है। मेल अगर Y नहीं देगा तब तक जो है वो लड़का बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या कहता है लोग कि ये तो छुच्छे जो है बेटिए खाली इसके जन्म ले रहा है, मतलब केवल ये जो है छुच्छे बेटिए जन्म दे रही है, तो ये गलत बात है। महिला को इस तरह से बोलना सही बात नहीं है। महिला जो है उस तरह का स्थिति में महिला का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? तो ये लड़का का दोष है, इसका X बाहर जो है Y बाहर आए न रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर कुल मिला के निषेचन के दौरान जो है इसका Y जब तक नहीं आएगा तब तक वो लड़का बनेगा ही नहीं। तो छुच्छे बेटियाँ जन्म दे रही है, लड़की जिम्मेदार नहीं है, लड़का जिम्मेदार है। लड़का को पूछे काहे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं और इम्पॉर्टेंट को समझते हैं जो ज़रूरत होगा। सबसे चमकीला अधातु कौन सा है? सबसे चमकीला अधातु जो है आयोडीन होता है। सबसे चमकीला अधातु आयोडीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कौन सा ऐसा मतलब आप देखा जाए कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे चमकीला होता है? आप लोग बताइए कौन सा धातु सबसे चमकीला होता है? अधातु जो है वो आयोडीन सबसे चमकीला होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? सबसे हल्का धातु कौन होता है? ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ आप लोग का भी काम देना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मतलब क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये पूरी तरीक़ा से सब चीज़ पर कंट्रोल करता है। आप प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी को घृणा करते, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी पर गुस्सा जाते हैं, किसी को थपियाने का मन करता है, सब यही करवाता है। ये दिमाग में रहता है ना एकदम, ये ऐसा रस स्रावित करता है कि आप प्यार के रस में बहने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति ये मतलब पैदा करता है कौन? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? कि देखिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। सबसे छोटा ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, दिमागवे में होता है वो भी। तो पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल कौन रखता है? ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पीयूष को भी कंट्रोल करता है, मतलब पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड और उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये प्यार मोहब्बत ईर्ष्या उर्ष्या ये सब करवाने का काम कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस। कोई दिल नहीं तोड़ता है, हाइपोथैलेमस आपको तोड़ता है, ठीक है। और ये प्यार मोहब्बत कुछ चीज़ नहीं होता है भाई, एक बार सक्सेस हो जाइए ना फिर उसके बाद आपको जो खोजते हैं वो सब मिल जाएगा। जिसके पीछे अगर अभी हाथ धो करके पड़े होंगे उसका पूरा परिवार आपके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएगा अगर आप JSSC CGL या तो कोई भी नौकरी बढ़िया ले लेते सरकारी वाला, ठीक है। नहीं अगर ले पाते तो फिर आप घूमते रहिए पिछवा में, वो कल ओकर साथ, परसों ओकर साथ, नरसों ओकर साथ, उसका सबका वैसने होबे करता है, वो भी अपना होटल बदल के चलता है लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर देखा जाए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा सा यूरिया लिखना था, यहाँ पर कुछ और लिखा गया है, ठीक है। यूरिया, ठीक है। यूरिया जो होता है ना, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो ये 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखेंगे। इसीलिए जब ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होता है तो उसमें यूरिया खाद डाला जाता है। वो चरका खदिया मतलब वाइट कलर का खाद होता है, उसको डाला जाता है, पेड़ के जड़ों में डाला जाता है। आजकल तो नैनो यूरिया बना दिया गया है, ये लिक्विड यूरिया बना दिया गया है, नैनो लिक्विड यूरिया। वो अभी जो है कलोल गुजरात में पहला लगा है, ठीक है, वाराणसी में लगा है, झारखंड में भी लगा है, ठीक है। तो वो नैनो यूरिया जो बनाया जा रहा है ना, वो उससे क्या होता है? तरल यूरिया है, वो लिक्विड यूरिया है, ठीक है।
तो नैनो लिक्विड यूरिया इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें पानी में डाल देगा किसान, उसके बाद पानी में घोल देगा, उसके बाद आराम से स्प्रे मशीन से पौधे के पास छिड़काव कर देगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगा। वो कम खर्चा में बहुत ज़्यादा एरिया में वो कवर कर सकता है। अभी क्या है कि यूरिया दाना दाना रहता है, पेड़वा के जड़िया तक डालना पड़ता है, पता चलेगा कि तुरंत थोड़ी देर के बाद पेड़ पौधा हरिया जाएगा। लेकिन अगर बारिश हुआ तो सब बह जाएगा, दह जाता है। तो उस तरह का स्थिति नहीं हो, इसीलिए जो है लिक्विड नैनो यूरिया का निर्माण किया गया भारत में, और सस्ता भी थोड़ा रखा गया जिससे किसान को राहत मिले। ठीक है, और सबसे पहले लाइव में बनाया गया था ये, मतलब यूरिया ही बनाया गया था, सबसे पहले लाइव में यूरिया ही बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भी है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो गैस भी है। 78% हमारा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वलनशील गैस नहीं है, इसीलिए वायुमंडल में है, ज्वलनशील रहता तो भी फिर दिक्कत कर देता। इसीलिए नाइट्रोजन गैसवा को डाला जाता है एरोप्लेन के टायर में, क्योंकि वो जो होता है ज्वलनशील नहीं होता, तो एरोप्लेन 500, 800, 1100 के स्पीड से भी जाएगा तब भी वो ज्वलनशील नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो टायर उसका सुरक्षित रहता है और हल्का भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चिकित्सा कार्यों में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा कार्यों में यहाँ पर रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा कार्यों में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी फटता है, मतलब मैग्मा लावा जब बाहर आता है तो वो ई गैसवा निकलता है। वायुमंडल में ये गैस नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में देखा जाए तो ये गैस नहीं पाया जाता है, रेडॉन। ठीक है, और जैसे जैसे जमीन फाट करके ज्वालामुखी निकलेगा तो ये गैसवा निकलने लगता है, रेडॉन। तो आपसे पूछेगा ज्वालामुखी के समय कौन सा गैस निकलता है, तो रेडॉन निकलता है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा चिकित्सा कार्यों में कौन सा गैस का उपयोग करता है लोग, तो ये रेडॉन का उपयोग करता है चिकित्सा कार्यों में डॉक्टर लोग। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन बताएं, कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा, और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर हमको लगेगा कि आप लोग का लाइक बहुत अच्छा मिला है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जो बटन दिख रहा है दबा दीजिएगा, बड़ी ऊर्जा हम लोग को मिलता है। अगर लाइक और सब्सक्राइब अच्छा खासा दिखेगा और उसके बाद आप लोग का प्यार कमेंट में बहुत बढ़िया आएगा, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ा करके रखेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।